भारत कोई लंगर खाना नहीं है कि जिसमें कोई भी आ जाए। कि वी आर सुप्रीम, नॉट बिकॉज वी आर इनफॉलेबल। हम सुप्रीम हैं इसलिए नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन हम जब अपने आप को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, इसका मतलब स्टेट का कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। जब शिक्षा की बात हो तो तालीम की बात तालीम के मिजाज से होनी चाहिए। ओथ होता था पहले, वो ओथ होता था, आप यू विल बी सरप्राइज, इट यूज्ड टू बी इन द नेम ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड हु वाज डिस्क्राइब्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। उनका जो किंग हमारा एम्परर होता था। क्यों नहीं भारतीय सरकार हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए एक सिटीजनशिप कार्ड बनाए? जब तक कि हम डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली और पार्लियामेंट को स्टॉप नहीं कर देते, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन विल नॉट बी सक्सेसफुल। ब्यूरोक्रेसी को हमें कंफर्ट जोन देना चाहिए ताकि जिसकी बात मैंने की कि पॉजिटिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव एक इलेक्शन हो पंचायत से लेके सेंटर तक, और लोग एक मर्तबा इस प्रोसेस से गुजर जाएं और देश भी इस प्रोसेस से गुजर जाए और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा इलेक्शन कमीशन भी इस प्रोसेस से गुजर जाए, और हम फिर 4.5 साल, 4.25 साल हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो गवर्नेंस है, वो एक्सक्लूसिवली डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाए। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, वेरी प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्मी, वेरी प्रोफेशनली ट्रेन्ड इंटेलिजेंस, वेरी प्रोफेशनली ट्रेन्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस। परिंदा पर नहीं मार सकता हमारी बॉर्डर के इधर। 24 घंटे नेशनलिज्म की बात करते हैं, पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, जबकि ये वो दो सब्जेक्ट हैं जिन पे बात कभी होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारी रगों में बहता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुत सी बातें आपके मन में ऐसी हैं जो प्रश्न के रूप में हैं, जिनके उत्तर आपको नहीं मिलते। एक प्रयास कर रहा हूं मीटिंग ऑफ माइंड्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके सारे सोशल लिंक्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपसे ये निवेदन करते हुए कि इसको सब्सक्राइब करिए, इसलिए नहीं कि ये भी एक हजारों लाखों यूट्यूब चैनल में से एक चैनल है, इसलिए कि जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं, आप चाहते हैं कि कोई बातें वो करे, मगर वो बातें हो नहीं रही हैं। वो सब बातें होंगी जो अनों कोनों में होती हैं, मगर आज उनको स्क्रीन पर करने की जरूरत है। ये प्रयास कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है। प्यारे भारतवासियों, आप जानते हैं मैं कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक शहरी होने के नाते कई ऐसे लोगों से बात करना, हालात को समझना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके लिए मैं कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से बात करता हूं जिससे कि चीज़ों को समझने में, समस्याओं को समझने में समाज को मदद मिले। उसी कोशिश का एक हिस्सा आज की मुलाकात भी है। मुझे बेइंतहा खुशी है कि आज मेरे साथ में एक लीगल ल्यूमिनरी हैं, जो हमारी वर्ल्ड ऑफ जुडिशरी है, उसका एक बड़ा रिस्पेक्टेबल और रिनाउंड नाम है जस्टिस इकबाल अंसारी साहब का। आप पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, और आज भी अपने इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आपके तजर्बे से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे सवालात पर बात करते हैं जिनका ताल्लुक़ टीआरपी से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ समझ से है, क्योंकि हम टीआरपी की बिजनेस में नहीं हैं। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आपसे आज करना चाहता हूँ। 2019 नवंबर के महीने में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि, जिसको अयोध्या डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है, उस पर एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस आए, उन ऑब्जर्वेशंस को आप जैसे लोगों से जब हमने समझा तो हमें एक कंसेंसस इस बात पर मिला कि कहीं ना कहीं बड़ी ईमानदारी से ऑब्जर्वेशंस को सामने रखा गया और जो ज़मीन पर जो सच्चाई थी उसको बड़ी हद तक एक्सेप्ट किया गया। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट और उसकी आस्था को और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर, पीस और हार्मनी को बीच में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक फैसला किया
और उस फैसले के नतीजे में वहाँ मंदिर का कंस्ट्रक्शन और उसके साथ मस्जिद के लिए एक अल्टरनेट जगह का प्रोविज़न हमारे सामने आया। अंसारी साहब, मेरे सामने मजमून ये है कि उस जजमेंट को जिस तरह से पूरे देश ने, मेजॉरिटी कम्युनिटी के तो फेवर में था ही वो, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी ने जिस तरह से उसको होल हार्टेडली और लार्ज हार्टेडनेस के साथ में उसको एक्सेप्ट किया, और उसके पीछे जो सेंटिमेंट पूरे राष्ट्र के लेवल पे चला, वो ये था कंसिलिएशन। और उस कंसिलिएशन के नतीजे में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आगे इस तरह के डिस्प्यूट्स नहीं उठेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि प्लेसेस ऑफ स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 अपनी जगह है, जिसमें बड़ी कैटेगोरिकली कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। आपसे सवाल ये है कि वो कंसिलिएशन की जो स्पिरिट थी उसको हम एज ए स्टेट भी सस्टेन नहीं कर सके, एज ए सोसाइटी भी हम उसको सस्टेन नहीं कर सके। अगर हम उसको सस्टेन नहीं कर सके तो पहला सवाल क्यों नहीं कर सके, और दूसरी बात ये, अगर हमने उसको सस्टेन कर लिया होता तो हम आगे आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलात से हम अपने मुल्क को और अपने माहौल को, अपनी सोसाइटी को बचा सकते थे। ये मेरा पहला सवाल है आपसे। देखिए ख्वाजा साहब, आप तो बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। जब भी कोई फैसला आता है, ख़ास तौर से कोर्ट का, तो नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है। अगर वो फैसला इलॉजिकल या इरेशनल हो तो उसके डिससेटिस्फैक्शन रहते हैं। दूसरा ही उसका इफ़ेक्ट ये है कि अगर वो फैसला गलत दिया गया, जिनके फेवर में वो फैसला है वो एम्बोल्डन फील करते हैं, उनको और ताकत मिलती है और वे चाहते हैं अगर हम ये कर सकते हैं इस प्लेस ऑफ वर्शिप को तो हम वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। अगर बाबरी मस्जिद का समझ लीजिए फैसला उल्टा होता, तब इतनी जल्दी बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं, शायद मेरा अपना ख्याल है कि वो जल्दी से नहीं उठता। लेकिन क्योंकि इसका लॉजिक बहुत ख़राब रहा बाबरी मस्जिद का, इट्स अ वीक जजमेंट, इसलिए जो है वो सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाई और इरप्शन शुरू हो गया। क्योंकि मेरे ख्याल में मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट इसलिए किया कि एक डिस्प्यूट ख़त्म हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल जजमेंट आ गया। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, पर्टिकुलरली जो अयोध्या डिस्प्यूट में इन्वॉल्व थे, उनका रवैया दूसरा रहा। उनको लगा कि अगर ये हम कर सकते हैं तो हम दूसरे भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। वो फैसला अब भी पेंडिंग है। उसके बाद उन्होंने दूसरे PIL के दूसरे मस्जिदों के लिए या प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए उन्होंने किया है, और उसमें जो है कोर्ट बहुत जल्दी एक्ट करने लगा। लगता है ऐसे कि उनको कुछ, क्योंकि ये चीज़ें लॉजिकली नहीं होती। ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस में आप ईमानदारी के साथ अगर काम करें तो जिसको फटाफट बोलते हैं वो फटाफट नहीं हो पाएगा, बहुत सोचने समझने। लेकिन कोर्ट कई सारी डायमेंशंस होती हैं। हाँ, तो उसमें लेकिन इन केसेस में जो हमें नज़र आया वो ये है कि कोर्ट या जजेस बड़े ही जल्दी में थे कि ये हो जाए, ये हो जाए। इसमें हमें बहुत हद तक जस्टिस संजीव खन्ना, बहुतों को उनसे उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा, मुझे भी नहीं थी, क्योंकि उनको 35 नंबर से 1 नंबर पे लेके आया गया था कि शायद ये
कुछ कर नहीं पाएंगे, ये गवर्नमेंट की बात को ही मानते चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। उन्होंने कई सारे जजमेंट्स और डिसीशंस दिए। उसमें जो है एक ऑर्डर इसका भी था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, कि जो हो गया है वो रहेगा, बाकी अभी कुछ और नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टैंड भी डाइल्यूट होने लगा। सर साहब, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये एस्पेक्ट अपनी जगह है, जिसको आपने बताया कि एक इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ में कोर्स को टाइम लेना चाहिए, और उसकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं और उसके जो रिपरकशंस हैं और सोसाइटी पे उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। ये एक लॉजिकली और रैशनली बड़ी करेक्ट बात है। लेकिन ज़मीन पर जो माहौल है, वो माहौल ये डिमांड करता है एज ए नेशन, नॉट एज ए कम्युनिटी, हम सब से, कि एक तरफ मुल्क को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने हम जा रहे हैं, एक तरफ हम अपने आप को एक आइडियल आइडिया के साथ, आइडियल आइडियोलॉजी के साथ, आइडियल सॉल्यूशन के साथ विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट को सामने लाकर दुनिया के सामने पेश करना चाह रहे हैं कि वी आर दी ओनली वन हु हैव रेजोल्यूशन टू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। हमारा ये दावा है, और कहीं किसी हद तक सही भी है, कि कभी भी इंडिया ने कहीं इन्वेड नहीं किया है। हम ऑल थ्रू आवर हिस्ट्री और ऑल थ्रू आवर सिविलाइजेशन हम एक बहुत ही पीस लविंग नेशन रहे हैं। आज जब हम ये देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 सिलसिला थम नहीं रहा है, और जैसा आपने सही कहा कि इतनी जल्दबाजी में फैसला हो जाता है, और उससे ज़्यादा जल्दबाजी में वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। इस सिलसिले को थमने की भी ज़रूरत है और थामने की भी ज़रूरत है। दोनों बातें ज़रूरी हैं। कई आवाज़ें उठती हैं हिंदू समाज से, सब काशी और मथुरा ये हमारे लिए ऐसे हैं जैसे मक्का और मदीना। मैं और आप इसको स्वीकार कर लेते हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से कि चलिए यही तकद्दुस है इसका, ये सैंक्टिटी है, मान लेते हैं। कई जिम्मेदारियां कहते हैं कि ये 2 इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएं, सेटल हो जाएं, तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी इस पर तो बात आगे बढ़ नहीं पाई, और जो ज़मीन पर जो कुछ दिखने लगा, उसने एक सेक्शन में मुस्लिम कम्युनिटी के इस पर डिबेट और डिस्कोर्स शुरू हुआ था कि कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन इससे पहले कि वो थॉट प्रोसेस इमोशनली स्टेबलाइज होता, ये जो इवेंट्स हो गए वन आफ्टर दी अदर, इसने उस कंसिलिएशन के प्रोसेस को एक धक्का लगाया। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, सही है। जो ज़रूरी था वो ये था कि जो प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन, क्योंकि मुसलमानों से ऑब्जेक्शन का कोई आवाज़ ऐसे नहीं सुना। लोगों ने ये ज़रूर बोला कि ये जजमेंट गलत है, इतना तो हो ही सकता है, की कोई बात नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ हम इस फैसले को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं रहा। तो इस लिहाज से फिर थोड़ी सी मैं समझता हूँ ईमानदारी और सहनशीलता की कमी मेजॉरिटी कम्युनिटी में है, और जो भी हम आज देख रहे हैं उसी का रिएक्शन है। क्या पूरी कम्युनिटी में ऐसा है, ये कम्युनिटी के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको ऐसा लगता है? मुझे पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं रहता, पूरा तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो हम और आप शायद आज ऐसे नहीं बैठ रहे होते, कुछ और ही सिचुएशन हम लोगों के सामने होती, वो तो नहीं है जी। दूसरी चीज़ जो हमें ये समझना चाहिए कि कोर्ट एक हद तक आपको हेल्प कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। एक सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत जज का एक सेंटेंस है जो बड़ा
पॉपुलर है। उन्होंने बोला है कि वी आर सुप्रीम, नॉट बिकॉज वी आर इनफॉलेबल। इनफॉलेबल। हम सुप्रीम हैं इसलिए नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। वी आर सुप्रीम बिकॉज वी आर फाइनल। ये है, क्योंकि आप फाइनल हैं इसलिए आप सुप्रीम हैं। अदरवाइज जजमेंट तो कोई भी गलत हो सकता है, क्योंकि एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। ये तो हमें समझना चाहिए। तो इसलिए जो है, लेकिन हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे देखते हैं जैसे इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो नहीं हो सकता, वो हो सकता है। आफ्टर ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। अंसारी साहब, मैं आपको एक और एस्पेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ, और अभी हम इसी सब्जेक्ट पर ही आखिरी पार्ट पे हैं इसके। देखिए, मेरी बहुत से उलमा से, आज से नहीं बरसा बरस से, आप जानते हैं मेरे राब्ते हैं। मैं ख़ुद भी एक सिलसिले से आता हूँ, और मेरा भी अपना ज़ाती 40-45 साल का इस्लाम का और दीगर मज़ाहिब का मुताला है। इस कंटेक्स्ट में मैंने जब अपने दीन को पढ़ा और समझा, तो मुझे मेरा ये फेथ बना कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल इशू, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट विच इज़ नॉन रिजॉल्वेबल as far as Islam, Quran, teachings, practices and Islamic jurisprudence is concerned। ये अकीदा है, ये कन्विक्शन भी है। कन्विक्शन को, फेथ को किसी सिचुएशन में उसके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है, और उस टेस्टिंग ग्राउंड से ये चीज़ निकल के आती है कि मेरा तो फेथ है, बट जिसका फेथ नहीं है उसके लिए ये क्लेम है। सो हाउ फार दिस क्लेम इज़ करेक्ट, वैलिड एंड जस्टिफाइड। वो टेस्टिंग ग्राउंड जो है, वहाँ से एक असेसमेंट बनता है, और उस असेसमेंट पर एक परसेप्शन निकल के आता है। मैंने जब उलमा से, बहुत से लोगों से बात की, और मैंने उनके सामने एक सलूशन रखा। हमारा अकीदा ये है, एक मस्जिद को बुत कदे में, मंदिर में तब्दील करने के लिए कंसेंट इस्लाम और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में उसकी ज़मीन और उसकी गुंजाइश नहीं है। यही वो बुनियादी वजह रही है जिसकी वजह से बात कहीं पहुंच नहीं सकी और इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और इवेंचुअली फिर कोर्ट पे बात चली गई और कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। इंडियन स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, जिसका प्रियम्बल पूरे हिंदुस्तान को और हर हिंदुस्तानी को एक जगह पे खड़ा रखता है। यानी लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम भी है, सेम भी है, और सबके सेम राइट्स हैं, सबकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबका सेम स्टेटस है। मैं ये समझता था कल भी और आज भी ये समझता हूँ कि अगर इस्लाम का वो दावा जो मेरा और आपका अकीदा है, उसका टेस्टिंग ग्राउंड का कोई वक्त आए, तो उस पर इस्लाम को भी और मुसलमान को भी और उलमा बिरादरी को भी खरा उतरना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा, बात थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, मैंने आपसे कहा इंडियन स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। हम एज ए कम्युनिटी in the larger interest of peace, tranquility, interfaith harmony, हम स्टेट के फेवर में बहुत से फैसले कर सकते हैं। मैं आपकी राय एक जज के तौर पे भी लूँगा, एक मुसलमान के तौर पे भी लूँगा, और इसको मैं पब्लिक डोमेन में भी लेकर जा रहा हूँ आज, जिस पर उलमा के दरमियान में बाकायदा गुफ्तगू और बहस हो, बातचीत हो और मुकालमा हो, और इसमें से कोई बात निकल के आए। क्या हम स्टेट के फेवर में लार्जर पीस के इंटरेस्ट में
इन दो जगहों से विड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसी किसी सिचुएशन में हम नॉर्मल रूटीन जो हमारा प्रोसीजर है उससे हटकर किसी प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन में जा सकते हैं? इसका जवाब ना आप दे सकेंगे, ना इसका जवाब मैं दे सकूंगा, ना हमें आपको देना चाहिए, ना हमारा आपका ये डोमेन है। लेकिन हम इस चीज़ को उलमा के डोमेन में इसलिए लाना चाह रहे हैं कि ज़मीन ख़राब होती चली जा रही है, सिलसिला थम नहीं रहा है, माहौल ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है, फैसलों में जल्दबाजी हो रही है, और लोगों के दिलों में भले ही लोग इजहार न कर रहे हों, लेकिन लोगों के दिलों में एक तरह की आग, जिसको कहना चाहिए, वो भर रही है, जो चीज़ ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इशू रेज किया है। एक वेलफेयर स्टेट जो है वो इट इज़ ए कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इम्पीरियलिस्टिक स्टेट। वो स्टेट जो था, जैसे एक राजा अगर वो टेरिटरी अपनी प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है, तो वो लोगों के लिए नहीं है, ये उसके अपने लिए है। क्योंकि अगर उसका टेरिटरी बड़ा होगा तो वो बड़ा राजा मांगना जाएगा, उसकी टेरिटरी श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसकी वो वक़्त नहीं रहेगी, वो रुआब नहीं रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट ले लें आप इस पे, जैसे उसके राजा महाराजा के ज़माने में भी रेवेन्यू कलेक्ट तो किया ही जाता था। जैसे आप समझ लीजिए, इस पर एक फिल्म भी बनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि लोगों से लगान जो आप लगान, लेते हैं, वो भी एक टाइप का टैक्स है, मालगुजारी भी कहते हैं उसको जी। तो वो लोगों के लिए तो नहीं है वो लगान, वो तो राजा के इंटरेस्ट में है। लेकिन हम जब अपने आप को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, इसका मतलब स्टेट का कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल, एक्सेप्ट इट्स पीपल। बिल्कुल, जो उसके लोगों के लिए ज़रूरत है वही स्टेट चाहता है। तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है। अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये स्टेट की जिम्मेदारी पड़ जाती है कि वो इसको एक वेलफेयर स्टेट रखे, जिसके लिए ज़रूरी है कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, सोसाइटी के हर हिस्से को, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, उसको एक सेटिस्फेक्शन हो कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। गलती तो हो सकती है, उसका नाम मैं आपको ऐसा, हम लोग ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है जो आपने बोला। अगर वेलफेयर स्टेट है और है वाकई में, तो उस लिहाज से ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मेरे हिसाब के, कि वो सारे लोगों को मिला के लेके चले। ये बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं कुछ और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे आऊँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मुस्लिम से जुड़ा हुआ भी इशू था, अभी एक बात मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्डर, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि जो 40 स्ट्रक्चर्स हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में, उसमें से 38 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अनअप्रूव्ड हैं बाय द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और मेडिकल कॉलेज, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये 2 स्ट्रक्चर्स अप्रूव्ड मैप्स के हिसाब से बने हुए हैं, 38 नहीं बने हुए हैं। इसको बेस बनाया गया है और बेस बना के 15 डेज़ का टाइम दिया गया। इसको या तो आप खुद डिमोलिश कर दीजिए, या इसको एडमिनिस्ट्रेशन डिमोलिश करेगा एट द कॉस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। मेरा सब्जेक्ट इससे आगे का है। यूनिवर्सिटी हो या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जिससे कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट और वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट जुड़ा हुआ हो, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अहम होती है या हो सकती है तो वो शिक्षा है, एजुकेशन है, डिसबर्समेंट ऑफ नॉलेज है। यूनिवर्सिटी मीन्स एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन। जब तक कोई उसको बना रहा होता है तब तक कोई इंडिविजुअल उसके साथ जुड़ा रहता है।
एज ट्रस्ट जुड़ रहा हो, एज ट्रस्टी जुड़ रहा हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन बन के खड़ा हो जाता है तो वो एक संस्था बन जाती है, और संस्था समाज की धरोहर होती है। बिल्कुल सही। इसलिए समाज को की धरोहर को छेड़ना किसी कानून के लागू होने में किसी कमी की वजह से, मैं कानून पर कोई टिप्पणी नहीं करता, शायद आप करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि वो जो हज़ारों बच्चे टैक्स पेयर्स के बच्चे हैं, मेरे इस वतन के बच्चे हैं, कल उन बच्चों में से कौन क्या बन के निकल के और मेरे राष्ट्र की क्या सेवा करेगा, मैं और आप नहीं जानते। मैं उन बच्चों के फ्यूचर को संस्था और समाज की तरक्की, मैं इन 3 दायरों में आज की इस नेतृत्व से, आज की सरकार से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, मैं यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी से मुखातिब हूँ, मैं अपने इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब हूँ। इसलिए ये मेरे प्रधानमंत्री ने जो मंत्र पूरे राष्ट्र को दिया है, उस मंत्र पे कहीं आँच आ जाए, ये कोई भी राष्ट्रवादी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंत्र क्या दिया? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मैंने जो समझा प्रधानमंत्री जी, वो ये समझा कि ये राष्ट्र बिल्कुल इस 5 उंगलियों की तरह से है और ये ऐसे हो जाता है। इसमें हर किस्म का भेदभाव, ऊंच नीच सब परे रह जाती है, राष्ट्र ऊपर आ जाता है। और संस्था, योगी जी आपसे भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, संस्था राष्ट्र की है, संस्था व्यक्ति की नहीं है। संस्था समाज की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। समाज को किसी प्रकार की आपके दोनों के शासन में कोई नुकसान पहुँचे, जिन लोगों को इस पर भरोसा होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ से पूरे विश्वास से आपसे ये कहना चाहता हूँ, और मैं अपने पूरे समाज से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप दोनों के होते हुए समाज की जो ये धरोहर है और ये संस्था है, संस्था पे कि उसकी एक ईंट पर भी आँच नहीं आनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति जाने, हमारा सब्जेक्ट राजनीति नहीं है। मैं अंसारी साहब की तरफ लौटता हूँ। अंसारी साहब, मैंने कुछ बातें प्रधानमंत्री जी से भी कही हैं और मुख्यमंत्री जी से भी कही हैं। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री देश के लिए और देशवासियों के लिए बाप की हैसियत रखता है, और बाप के सामने अपना दर्द और अपना दुख रखा जाता है, और बाप हमेशा अपनी औलाद के दुख और दर्द का निवारण करता ही करता है। इसलिए मैंने उस विश्वास को कहा। मैंने जो ये बात कही आपके सामने, लोगों से भी कही, आपसे भी कही, व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है। संस्था, समाज और इससे निकलने वाली राष्ट्र के लिए वो जनरेशन जो राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान देती है, और उसमें से कौन क्या बन के निकलेगा, ये 3 चीज़ें अगर सामने रखी जाएं तो बाकी चीज़ों का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कानूनी तौर पे ये नहीं निकाला जा सकता। कानूनी तौर पर तो बहुत रास्ते निकाले जा सकते हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट अपने लॉज को एमेंड करके उसको एकोमोडेट कर सकती है, ठीक है, जो गलतियां हुई हैं। ठीक है, मैं तो इसको गलती बोलूँगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि जैसे आपने बोला और सही बोला कि इंस्टीट्यूशन जो है या धरोहर जो है वो तो सबका है, वो एक इंडिविजुअल का नहीं रहता है। आज अगर वो यूनिवर्सिटी डिमोलिश कर दी जाती है और बच्चों को जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको डिस्टर्ब किया जाता है या वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर जो होगा एडवर्स इफेक्ट, उसकी जिम्मेदारी भी तो राष्ट्र को ही लेनी होगी ना। और यही आपका सवाल था कि वेलफेयर स्टेट जो है उस पर सब, इसमें जो है एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है
ये बहुत लंबा है, इसमें हर चीज़ के लिए आपको एकोमोडेशन है। एक तो वो है प्रोविज़न जिसके अंदर में बाबरी मस्जिद का डिसीजन हुआ, क्योंकि अगर आप बाबरी मस्जिद इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो जजमेंट में जो बातें सामने आई वो मुस्लिम पक्ष के फेवर में थी। फैसला जो हुआ वो मंदिर के फेवर में हुआ। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है कि इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। इस बात को दोहरा दीजिए जी, लोग सुनने वालों के लिए। नहीं मतलब जो है उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है जी। और पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप कंप्लीट जस्टिस करने के लिए क्या पूर्ण न्याय करने के लिए जो भी ज़रूरी हो वो आप कर सकते हैं। इसीलिए बाबरी मस्जिद का डिसीजन जो है वो मंदिर के पक्ष में आया। ठीक है। और इसको हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर प्रोविज़न नहीं है तो हम बना भी सकते हैं। उसमें एक कंपोजिशन का प्रोविज़न भी होता है कि ऐसे कर फाइन कर दिया उसको छोड़ दिया। अगर वो प्रोविज़न एक्ट में है तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप एक्ट में बना सकते हैं। तो ये ऐसा सिचुएशन या ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर सरकार चाहे, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे या सेंटर की जो सरकार है वो चाहे, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक वैलिड लीगल ओपिनियन पूरे समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, सरकार के सामने, हमारे नेतृत्व के सामने है और उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी कॉग्निजेंस ली जाएगी। एक बात और जिस पर हम इस विषय को ख़त्म करेंगे, हमारे यहाँ हर इशू को लेकर इतना पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है और उस पॉलिटिसाइजेशन से एक पोलराइजेशन निकल आता है। और पोलराइजेशन, अंसारी साहब आप एग्री करेंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें जो कंसर्न्ड सेगमेंट्स होते हैं वो तो मुतासिर होते ही हैं, लेकिन अगर इसको हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो पूरा जो हमारा ओवरऑल नेशनल एनवायरनमेंट है और उसमें जो एक ट्रैंक्विलिटी प्रिवेल करती है, जिससे हमारा आपका इंडिविजुअल और ग्रुप और एज ए कम्युनिटी कंडक्ट गवर्न होता है, वो मुतासिर होता है। तो क्या ये एक एजुकेशन का इशू था? है। और जैसे आपने एक बात रखी, क्या ये सिविलाइज्ड वे को इख्तियार करके जो सोसाइटी वो कोई प्रपोज़ल लेके आती, उस प्रपोज़ल को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाता या प्रधानमंत्री जी के सामने रखा जाता या शिक्षा मंत्री जी के सामने रखा जाता, लेकिन उसके लिए सेमिनार्स होने लगे, जलसे होने लगे, जुलूस होने लगे, बयानबाजियाँ होनी शुरू हो गई, है ना। और लोगों ने सोचा कि आज हमारे हाथ एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है तो चलिए हम इसको कैश करते हैं। ये प्रोसेस बंद होना चाहिए। जब शिक्षा की बात हो तो तालीम की बात तालीम के मिजाज से होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। और जैसे कि मैंने इंडिकेट किया, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो लीगली सॉल्व नहीं हो सकता है। जो भी लॉ है उसके अंदर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और करना भी चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूशन सफ़र करेगा। जहाँ तक वो यूनिवर्सिटी के फाउंडर की बात है, मैंने सुना है मैं कल कि उन्होंने 2-3 साल पहले ही रिज़ाइन दे दिया है फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो ही इज़ नॉट, जैसा आपने इंडिकेट किया, अब उनका कुछ नहीं रह गया। लार्जर इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन इमीडिएट स्टेट तो उनका नहीं है। ये तो अब स्टेट की प्रॉपर्टी है, स्टेट को डिसाइड करना है कि कैसे चलाना है, नहीं चलाना है या यूनिवर्सिटी बंद कर देना है। ये आपने एक और एस्पेक्ट को खोल दिया। मैं समझता हूँ ये इससे थोड़ा सा चीज़ों को समझने में लोगों को भी और जो कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको भी और सरकार को भी यकीनन मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार भी इस तरह के केसेस में किसी आप जैसे एक्सपर्ट से ही बात करती है और उसको समझने की कोशिश करती है। उसके हिसाब से ही चाहे अमेंडमेंट करना हो, चाहे कोई और फैसला करना हो, तो कहीं ना कहीं कभी वो शख्स सामने होता है और कभी सामने नहीं होता, मगर होते आप ही लोग हैं।
मैं कुछ और 2-3 इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज़ पे भी आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक इंडियन सिटीज़न के लिए कि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब मैं पिछले कम से कम 6 दहाइयों को अपनी उम्र के हिसाब से देखता हूँ, तो मेरे बचपन में राशन कार्ड सब चीज़ का प्रूफ होता था, और जिसके पास राशन कार्ड है मतलब ये कि वो पक्का हिंदुस्तान का शहरी है, ये बात थी। राशन कार्ड के बाद फिर वोटर लिस्ट में नाम, वोटर लिस्टें होती थी, कार्ड तो बनते नहीं थे उस ज़माने में, लिस्ट में नाम होते थे। फिर कार्ड आ गए हमारे, वोटर आईडी एक आइडेंटिफिकेशन का एक प्रूफ बन गया। फिर हमारे यहाँ आधार आ गया, आधार से आइडेंटिफाई होने लगा कि आई एम द सिटीज़न ऑफ इंडिया। पासपोर्ट को ये समझा जाता था हमारे बचपन के ज़माने से थोड़ा आगे तक भी कि ये बाहर जाने के लिए एक प्रमाण पत्र है, एक प्रूफ है, और ये हमारे सिटीज़नशिप को प्रूफ करता है, तो ये बाहर का डॉक्यूमेंट है और अंदर के हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो ये हैं। अब तक ऐसा ही चल रहा था। अंसारी साहब, कई मुल्कों में आइडेंटिफिकेशन का के कई प्रूफ नहीं होते। हमारे यहाँ ये जो मल्टीप्लिसिटी आ गई है, एक दिखाओ, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 1 भी नहीं है, ये जो कन्फ्यूजन है और इसकी वजह से सिटीज़नशिप का एक पूरा मसला बना हुआ है। कौन सिटीज़न है, कौन सिटीज़न नहीं है, मैं इसकी लीगलिटी में नहीं जा रहा हूँ, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। मेरा क्वेश्चन इससे हटकर है। मेरे क्वेश्चन ये है, एक पढ़े लिखे भारतीय नागरिक के तौर पे मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, इस सुझाव के ज़रिए से, कि कहाँ तक मेरी सोच सही है और क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्यों नहीं भारतीय सरकार हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए एक सिटीज़नशिप कार्ड बनाए, और वो कार्ड जो है वो फाइनल प्रूफ हो कि मैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशनली नागरिक हूँ, और उसके साथ ये चैप्टर कि कौन है और कौन नहीं है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप, ये जो मेरा सजेशन है सिटीज़नशिप कार्ड पर? सजेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने गई तो फिर जिसको बोलते हैं ना बवाल, काफ़ी मचेगा। कैसे? एक चीज़ हमें समझनी होगी, जिसको मैं सोचता हूँ, आप आधार कार्ड किसी फॉरेनर को देते हैं? ठीक है। आप नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो देते हैं तो उसके कंटेंट्स डिफरेंट हैं। बिल्कुल है आधार कार्ड उनके लिए भी, लेकिन इंडियन किसी को आप देते हैं तो फिर आधार उस कार्ड जो है उसके लिए सिटीजनशिप क्यों नहीं हो सकती? उससे ज़्यादा पासपोर्ट, आप वीज़ा किस बेसिस पर लेंगे जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा? कोई कंट्री आपको नहीं देगी वीज़ा। ठीक बात है। आपको सिटीजनशिप कार्ड पे नहीं देगी, पासपोर्ट पे अगर बोले हैं कि ये तो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, और वो मांगने लगे मुझे लाओ सिटीजनशिप, तब मैं दूंगा। क्या करेंगे फिर आप? जबकि एक जस्टिस मदन लोकुर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सेमिनार में बोला भी है कि जो एक्ट है वो पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट दोनों की बात करता है। तो पासपोर्ट जो है वो तो ये तो रिकग्नाइज करता है कि ये सिटीजनशिप है। ये मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये कंट्रोवर्सीज जो क्रिएट की गई हैं वो मोर पॉलिटिकल देन नेसेसिटी, इस पे पॉलिटिक्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्योंकि अगर आप देखें किसी भी मुल्क में देखें तो जो फर्स्ट वोटर लिस्ट बना था उसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं हो रहा था, उसमें सब इंक्लूजन हो रहा था। उस टाइम में कभी ये नहीं डिसाइड किया गया कि ये इंडिया का है कि नहीं है, कहीं भी नहीं, यहाँ नहीं, कहीं भी वर्ल्ड में सब इंक्लूसिव। कुछ बाद में जो स्टेट बने उनमें एक्सक्लूजन हुआ है, लेकिन जिस टाइम में हम लोग आज़ाद हुए हैं उस टाइम में एक्सक्लूजन का कोई तसव्वुर ही नहीं था। मेरा अंसारी साहब इतना ही कहना है कि अपने राष्ट्र के सामने बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं,
और हमारा जो जीनियस है वो पॉजिटिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव, मैं 3 लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। पॉजिटिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव जो एरियाज़ हैं जिनसे सीधी हमारी डेवलपमेंट हमारी जुड़ी हुई है, जिनसे हमारी फॉरेन पॉलिसी जुड़ी हुई है, जिनसे हमारा वेलफेयर जुड़ा हुआ है, वेलफेयर ऑफ द पीपल जुड़ा हुआ है, जिससे हमारी एज ए सोसाइटी हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। हमें उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि हम नए नए इश्यूज़ निकाल के और अपनी एनर्जी को, नेचुरली हमारी ब्यूरोक्रेसी की एनर्जी लगती है ना साहब सारे जो, और ब्यूरोक्रेसी का काम है एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो अगर हम उसकी जो एनर्जी है और उसका जो जीनियस है उसको हम ऐसे नए नए एवेन्यूज़ पैदा करेंगे जिसमें कि जिसकी कॉस्ट पे हमारी जो चीज़ें जिनका मैंने अभी इशारा किया, कॉस्ट उस पर आएगी, तो वो कहीं किसी हद तक वो ठीक नहीं है। तो मैं इतना ही आपसे कह के इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि इस इशू को भी लंबा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, और इसका जो भी सोल्यूशन बनता हो, ज़रूरी नहीं होता है कि कोई चीज़ ओवरनाइट ही कर ली जाए, हर काम को जल्दबाजी से नहीं किया जाना चाहिए। मैंने अगर सिटीजनशिप कार्ड की बात की है तो ये ग्रेजुअली भी इस काम को जो है वो किया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत बात होती है। मेरे ख्याल से आप भी और हमारे सुनने वाले भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे देश में, क्योंकि हमारा बहुत विशाल देश है, 140 करोड़ का देश है, 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, यानी इतनी पंचायतें हैं, फिर शहर हैं, स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ हमेशा इलेक्शन होता रहता है। यानी हमारा देश का कोई ना कोई हिस्सा इलेक्शन मोड में रहता है, और क्योंकि वो हिस्सा पूरे फेडरेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है, और फेडरेशन के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, कोई भी हो, उसकी स्ट्रेंथ और उसका फ्यूचर उस विक्ट्री से डायरेक्टली जुड़ा होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल लीडरशिप, हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे कई स्टेट्स के पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स जो पब्लिक में होते हैं, और पूरा सरकारी तंत्र जो है, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी कभी यहाँ लग जाती है, कभी वहाँ लग जाती है, कभी वहाँ लग जाती है। मैंने अभी आपसे पिछले पॉइंट में इशारा किया कि ब्यूरोक्रेसी को हमें कंफर्ट जोन देना चाहिए, ताकि जिसकी बात मैंने की कि पॉजिटिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव, उसके लिए तो हम वक्त उनको नहीं दे पा रहे हैं। वो सारे टाइम या तो वो इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं, या सारे टाइम जो है वो इलेक्शन को कराने में और इलेक्शनियरिंग को मैनेज करने में और कंट्री को इलेक्शन मोड में रखने में। और आप सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, ये इलेक्शन बहुत क्रूशल है, इस इलेक्शन से ये डिसाइड होगा कि सेंटर की पॉलिटिक्स क्या होगी। हम सुनते सुनते हमारे कान पक गए इस बात को। अगर मुल्क में एक इलेक्शन हो, पंचायत से लेके और सेंटर तक, और लोग एक मर्तबा इस प्रोसेस से गुजर जाएं, और देश भी इस प्रोसेस से गुजर जाए, और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा इलेक्शन कमीशन भी इस प्रोसेस से गुजर जाए, और हम फिर 4.5 साल, 4.25 साल हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो गवर्नेंस है, वो एक्सक्लूसिवली डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाए, और जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे बेस्ट तरीके से मीट आउट किया जा सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक हों, चाहे वो नेबरहुड के हों, चाहे वो रीजनल हों या ग्लोबल लेवल के हों, हम उस पर कंसंट्रेट कर सकें। एक जुडिशल एक्सपर्ट होने के नाते, एक लीगल ल्यूमिनरी होने के नाते आपकी हर चीज़ पे नज़र है। आप मुझे बताइए कि इस वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? क्या इसको अब कर लेना चाहिए, या आप समझते हैं कि ये एक्सरसाइज इन वेन है? मैं 2-3 कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं समझता हूँ ज़रूरी। एक तो हमें समझ लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी क्या है। हमें जो बोला कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये तिलक का स्लोगन था। तिलक ने बोला 20s की बात है, 23 या 22 में, ऑन द लेबर डे, स्वराज फॉर मी इज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज हिज कॉन्सेप्ट। बड़ा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और
उसी टाइम में 1 साल के अंदर एनी बेसेंट का एक बयान है जिसमें उन्होंने बोला कि आवर एजुकेशनल सिस्टम इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग पेट्रियोटिक इंडियंस बट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस लाइन में कोई काम नहीं किया गया, सिवाय इसके कि इंडियन सिविल सर्विस जो हुआ करता था अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, उसकी जगह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आ गया। प्रीमियर सर्विस तो नहीं, आईपीएस का एक फॉर्म हुआ करता था। एलाइड सर्विसेज तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, एलाइड नहीं। अच्छा, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन हाँ, रेलवे सर्विस, पुलिस नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विस। उन्होंने पुलिस नहीं दिया, हम लोगों ने पुलिस दिया। अच्छा, हाँ, हमने बनाया जी, बस यही चेंज हुआ, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो ओथ होता था पहले, वो ओथ होता था, आप यू विल बी सरप्राइज, इट यूज्ड टू बी इन द नेम ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड हु वाज डिस्क्राइब एज द एम्परर ऑफ इंडिया। उनका जो किंग हमारा एम्परर होता था, तो उसके इंटरेस्ट में होता था कि आई विल बी फेथफुल एंड ओ एलिजेंस टू द किंग ऑफ इंग्लैंड, हीज सक्सेसर, हीज एयर्स, ये ओथ था। तो इन द फोकस ऑफ दिस people did not exist. It existed for paramountcy of British government. जब मैं चीफ जस्टिस था पटना में, तो हमारे कविन साहब जो राष्ट्रपति बने बाद में, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे डिनर पे बुलाया और मुझे बोला कि मैंने प्रणब मुखर्जी साहब को एक प्रपोजल दिया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ही वॉज क्वाइट इमोशनल अबाउट इट। उन्होंने बोला आप अगर कोई ऐसा पेपर अगर तैयार कर सके तो मुझे दीजिए। जब तक कि हम डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली और पार्लियामेंट को स्टॉप नहीं कर देते, तब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन विल नॉट बी सक्सेसफुल। क्योंकि आप किसी को पार्लियामेंट से रिज़ाइन करके निकल जाने में तो स्टॉप नहीं कर सकते। अगर निकल जाएंगे फिर आप किसको लेके सरकार चलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा प्रैग्मेटिक प्रपोजल है। हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन होगा कैसे? अभी तक हमारे पास कोई वो खाका बन के नहीं आया है जिसके बेसिस पर हम ये सोचें कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट विल स्टॉप। वो जो रिपोर्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद जी के अध्यक्षता में बनी, ये सबमिट हुई है, वो बाद में उन्हीं के अध्यक्षता में एक और उसके बाद फिर कमेटी, जी है ना। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो इस पर काम हो ही रहा है। तो उसूली तौर पे सैद्धांतिक रूप से आप ये समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर है? हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा हो पाएगा मुझे, अब वो एक अलग एस्पेक्ट है उसका। जो है एक बात चलती है इन्फिल्ट्रेशन की, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि भारत कोई लंगर खाना नहीं है कि जिसमें कोई भी आ जाए। हमारी न तो हमारी इकोनॉमी और ना हमारा जो पावर्टी का लेवल है वो, और जो जिस तरह के डेमोग्राफिक प्रेशर्स हमारी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी पे हैं वो, और जिस तरह की हमारी पॉलिटिक्स है वो, इन चारों एंगल्स पे जब मैं या डायमेंशंस पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जो भी इन्फिल्ट्रेट करके देश के हमारी बॉर्डर के अंदर आता है, मैं अपने सुनने वालों से ये कहना चाहता हूँ और अपने राष्ट्र से भी कहना चाहता हूँ, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, वेरी प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्मी, very professionally trained intelligence, very professionally trained paramilitary forces। हमारा ये दावा है, और ये दावा ही नहीं है, हम ऐसा करके दिखाते भी हैं, लेकिन कभी कभी चूक होती है, उस तरफ इशारा करना चाहता हूँ। परिंदा पर नहीं मार सकता हमारी बॉर्डर के इधर। हम इतने ज़्यादा सचेत रहते हैं, कंसर्न रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं, और यही वजह है
कि हमारी तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं पाता, नियत कुछ भी उसकी हुआ करे। अंसारी साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि फिर भी आज भी डिफरेंट बॉर्डर्स, चाहे हमारा बर्मा का बॉर्डर हो, चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हो, चाहे हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर हो, एक आदमी अंदर आए या 2 आए या 5 आए या 10 आए, बात चलती है हमारे देश में करोड़ों बांग्लादेशी हैं। मैं उस फिगर में नहीं जाना चाहता। मेरा सवाल अपने सिस्टम से ये है कि इतनी स्ट्रेंथ के साथ कैसे आते हैं ये लोग अंदर? कोई तो इनको अंदर लाता होगा। तो करप्शन, और मैं यहाँ नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म को ला रहा हूँ बीच में। हम 24 घंटे नेशनलिज्म की बात करते हैं, पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, जबकि ये वो 2 सब्जेक्ट हैं जिन पे बात कभी होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारी रगों में बहता है, हमारे खून में दौड़ती है ये चीज़। इस पर तो बात करने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो हमारे कंडक्ट में आनी है, दिखनी चाहिए चीज़ जो है। तो ये जो बॉर्डर पे जो लोग लगे हुए हैं, और जो मैं सुनता हूँ कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 50,000 लोग चले जाते हैं, कह के जाते हैं मैं जा रहा हूँ, लौट आते हैं कि मैं फला महीने में आ जाऊँगा लौट के। ये जो इन्फिल्ट्रेशन का जो ये पार्ट है, इन्फिल्ट्रेशन पे बहुत बात होती है, बात अब ज़रूर होनी चाहिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, इसके अंदर जो हमारे अधिकारी, जो हमारे बॉर्डर पे लगा हुआ स्टाफ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, सब तो देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उस रक्षा करने के साथ साथ जो कई सारे भक्षक पैदा हो गए हैं जो इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, इस पर लगाम कब लगेगी? देश के भीतर तो जो काम होना चाहिए वो हो रहा है, होगा, लेकिन इस पर भी तो लगाम लगनी चाहिए। इसकी पर न कहीं बात होती है, ना इस पर कहीं पार्लियामेंट में चर्चा होती है, ना इस पर कोई पब्लिक डिबेट मुझे सुनने को मिलती है। मैं इसको आज आपके बीच में यहाँ लेकर आना है, क्या कहेंगे आप? असल में मैं इसको जो देखता हूँ, ये एक चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, वन हु इज़ नॉट इन इंडियन इज़ नॉट इन इंडियन। परफेक्ट। इट डजंट मैटर व्हाट रिलीजन ही प्रोफेसेस, व्हाट लैंग्वेज ही स्पीक्स। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इसमें जो है फिर भी वो जुडिशरी जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं इंडिया में। एक ये जो अपने मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, जो पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर भी थे, मिस्टर सोनोवाल साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी इसी सिलसिले में। वो था जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट बोल के बना हुआ था, तो ये माना जाता तो उस एक्ट की वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है वो एक्ट। वी विल नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द एलिगेशंस, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रोटेक्ट कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया उसमें आप अगर जजमेंट देखेंगे, एक बड़ा पिक्यूलियर चीज़ हुआ जी। जनरल सिन्हा जो थे, जो हमारे एम्बेसडर बने हैं नेपाल में, जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया गया, उन्होंने रिज़ाइन किया शायद। जी। उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में वो बोला, एक आर्मी कमांडर थे जमील महमूद, ही डाइड इन ए हेलीकॉप्टर क्रैश। जनरल जमील महमूद ने उनको बोला है कि हज़ारों लोग आ रहे हैं, इस टाइप से उनका स्टेटमेंट है, और कुछ फिगर वगैरह भी दिया। अब छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको ओथ लेके बोलना पड़ेगा। ये एक रिपोर्ट थी गवर्नर का जो उसने प्रेसिडेंट को भेजा है, उस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो है ये क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन जो है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट। आज तक ये डिटरमिन नहीं हुआ कि जो जनसीना साहब ने अपने रिपोर्ट में बोला था वो सही है या सही नहीं है। जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने ये समझ लिया कि सही है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटर करना शुरू कर दिया जो नेशनल रजिस्टर बन रहा था, अपडेट किया जा रहा था आसाम में। और उसमें भी उस टाइम में यही था, करोड़ों लोग हैं, ठीक है। कई लोगों से सुनते हैं हम ये बात। और अल्टीमेट जो एक्सरसाइज लाया गया तो उसमें जो है मेरे ख्याल में
16 लाख के करीब हिंदू supposed to be Bangladeshis और अबाउट 11 lakhs और समथिंग मुस्लिम। उस पर अभी कुछ चर्चा नहीं होती है, दोबारा हो मैं गया। अंसारी साहब ये कहूँगा कि हम कोई बनाना स्टेट थोड़े ही हैं। हाँ सही है, हम कोई बनाना स्टेट है क्या? देखिए कि करोड़ों लोग हमारे यहाँ से चले आएंगे। जब हमारा इंडिया बना था जी, तो एक इम्पीरियल पावर ने हमें दिया था, उनका राज था। बिल्कुल। उनका जो है बस वो जमीन पे तो कोई बंटवारा हुआ नहीं, इतने जल्दी में हुआ। जी हाँ, वो तो वो सारे सिर्फ दाग बना दिए गए ये है। खैर वो एक अलग इशू है, उस पर हम नहीं जाते हैं। जी मैं एक चीज़ आपसे, क्या 2 ऐसे मेजर जुडिशल रिफॉर्म्स हैं जो आप समझते हैं कि आज के हिंदुस्तान को उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है? एक या 2 जो आप मुनासिब समझें। देखिए, सबसे बड़ा रिफॉर्म जो होना चाहिए और जिसके लिए बहुत सारे कमीशंस बने हैं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी उसको नहीं चाहता है होना, वो है पुलिस रिफॉर्म। हम जब तक के पुलिस को एक ऑटोनॉमी नहीं देंगे जिससे वो फैसला कर सके हमें क्या करना नहीं करना है, जैसे आज हम जो हेड ऑफ द पुलिस फोर्स होता है स्टेट में, हम उसको टेन्योर पोस्टिंग देते हैं, 2 साल या 3 साल कुछ ऐसा ही है, चाहे वो कमिश्नर पुलिस हो या डीजीपी हो। ठीक है, वो भी इसीलिए है सिर्फ ताकि वो पॉलिटिकल पावर के अंडर में ना आए। हम जितना भी बना रहे हैं, ये सीबीआई डायरेक्टर के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होगा, ये भी इसीलिए है ताकि एक ऐसी फोर्स हो जो सकम न करे। और सक्सेसिव रेजिम्स में हम ये बात सुनते आ रहे हैं। मैं तो मतलब समझिए कि जब से मुझे होश है तब से 15 साल से अगर मैं जोड़ूं तो 50-60 साल से तो मैं ही देखता चला आ रहा हूँ ये चीज़, इसीलिए कि इस पर कोई हमारा जो है सबसे बड़ा रिफॉर्म की ज़रूरत, पुलिस पे रिफॉर्म की ज़रूरत है। उस पर कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं, जैसे इंग्लैंड में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, उससे ये है कि वो डिसाइड करता है कौन सा केस, क्योंकि वो ऐसा केस कोई नहीं फाइल करना चाहते जिससे आगे जाके आप जो है इस स्टेट को हारना पड़े। एक बात ये बताइए, तो आप जैसे आज मैं माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, आज जैसे कुछ लोग जो है 5 साल 8 साल 10 साल रह जाते हैं जेल में और फिर निकल के आते हैं। इंग्लैंड में निकल के आ जाएंगे तो उसको कंपनसेशन इतना दिया ना, या अमेरिका में या यूरोप में, पूरे यूरोप में ऐसा ही है, गवर्नमेंट बिक जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो नहीं हो सकता, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है। सरकार तो वहाँ भी चलती है, डेमोक्रेसी वहाँ भी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये अभी आपसे बात करते करते आप ही को सुनकर एक बात दिमाग में आई। देखिए, गरीब देश है हमारा, हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं हमारी सरकार। तो जो 80 करोड़ लोग बेचारे खाना खुद कमाने की पोजीशन में नहीं है, अदालत तक पहुंचना, मुकदमे को लड़ना और सालों तक उसका चलते रहना, और कभी कभी उस व्यक्ति का भी दुनिया से चले जाना जिसने लड़ाई शुरू की है, उसकी औलादें लड़ रही हैं। जो लोग इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जिनके लिए ये इस प्रोसेस में आना वाइबल है, चलिए हम कह देते हैं फेयर इनफ इस सेक्शन के लिए। लेकिन जो बेचारा गरीब है, जिसके सुबह के नाश्ते का बंदोबस्त है, दोपहर के खाने का है, शाम को भरोसा नहीं है उसका, सबसे ज़्यादा जुल्म और सबसे ज़्यादा पीड़ित तो वो है। सवाल ये है अंसारी साहब कि एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते, मैं वेलफेयर स्टेट को तीसरी बार आपके साथ अपने कन्वर्सेशन में ला रहा हूँ, एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते क्या हमारा सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कोई ऐसा कॉर्पस फंड नहीं होना चाहिए जो कि इस तरह के गरीब लोगों को, जिनकी के पास क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट का बंदोबस्त नहीं होता और सिर्फ इस वजह से, और आमतौर पर ऐसे छोटे मोटे जुर्म करने वाले लोग होते हैं, हालांकि जुर्म होता है, उन लोगों की मदद के लिए
हमारी सिविल सोसाइटी भी इतनी सक्षम नहीं है कि सबको उनकी मदद कर सके, हमारे NGOs भी इस लायक नहीं है कि उनकी मदद कर सके। हालांकि काफ़ी लोग करते हैं और हम उनका खैर मकदम भी करते हैं, लेकिन स्टेट एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या कोई ऐसा प्रोविज़न, कोई ऐसी फंड, कोई ऐसा कॉर्पस नहीं बना सकती स्टेट और सेंटर के लेवल पे? है। अच्छा, देखिए आपको सिंपल बात कर रहा हूँ। हाँ। जो क्रिमिनल केस में हाँ। सरकार अपना वकील देती है, ठीक है। अभी सरकार के ऊपर में वो काबिल लाए या नाकाबिल वकील लाए, तो हम एश्यूम करते हैं कि वो काबिल वकील देगा। ठीक है। दूसरे साइड में एक ऐसा आदमी है जो आप बोल रहे हैं उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? इसके लिए जो है लीगल एड दिया गया है। ये लीगल एड जो है ये बहुत बड़ा मूवमेंट रहा इन वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत बड़ा, क्योंकि उनका लीगल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह सिविल साइड, अगर क्रिमिनल आपको केस करना है तो फिर आपको मदद दी जाएगी, सिविल साइड में भी दिया जाएगा और क्रिमिनल साइड में दिया जाएगा। ये कानून बन गया, शुरू में नहीं था। पहले ये हुआ कि नहीं स्टेट लीगल सर्विस देगा, ठीक है, कृष्णा अय्यर थे उन्होंने लगाया। अब तो एक्ट बन चुका है और इस पर काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वकील उसमें दिए जाते हैं जिनको केस लड़ना है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक नंबर। दूसरा ये है कि उनको क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है। तीसरा पैसे जो दिए जाते हैं उनको वो कोई ऐसा नहीं जिसमें कोई अच्छा वकील आपके पास आएगा। क्यों आएगा? वेस्टर्न कंट्रीज में देते हैं इसलिए लोग जाते हैं, हमारे यहाँ तो उस टाइप का है नहीं। तो वकील भी वैसे ही हुआ जिसको कोई उसको भी खाने को नहीं है। एक बार कोट जो बनाया काला वो सफ़ेद हो गया और वो चले जा रहा है उसकी ज़िंदगी में। मैंने ये कॉन्शियसली क्वेश्चन रेज किया और ये जानते हुए कि ऐसा है कि आपके ज़रिए से ये बात थोड़ी सी खुल के सुनने वालों के सामने आ जाए, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। क्या कोई ऐसी नोडल एजेंसी है जो उसको फैसिलिटेट करती है? हाँ है। तो वो ज़मीन पे उतनी एक्टिव क्यों नहीं दिखाई देती है? का तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ये डेफिशिएंसी है जुडिशरी में कि अभी तक लोग अवेयर नहीं हुए इस बात पे। बल्कि उस जो एक्ट बना है उसके अंदर ये भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को उनके राइट्स बताएं। वो लीगल अवेयरनेस कैंप बोलते हैं, जगह जगह कई जगह पे होते भी ऐसे कैंप्स जो हैं, कैंप्स हमारी जानकारी में लोगों को बताएं कि आपके राइट्स क्या हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि पंचायत के लेवल पे या मोहल्ला के लेवल पे जो आसपास के जो NGOs हैं उनको गवर्नमेंट इन्वॉल्व करे और वो लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करें ताकि लोगों को पता तो चले कि हमें क्या मदद सरकार दे रही है? क्योंकि वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारे यहाँ इतना सारा प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन वो प्रोविज़न उस आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ तक उसको जाना चाहिए। मैं दो बातें आपसे और करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 12 साल से हमारे देश में ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, टाइमली इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्टोरेट्स अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे में किसी की मेजॉरिटी आ रही है, कोई अपोजिशन में जा रहा है, सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा चल रहा है। हमारे यहाँ मिलिट्री कू नहीं होते, हमारे यहाँ मार्शल लॉ नहीं लगता, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर कहीं कोई चर्चा या पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। पिछले 12 साल से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस टाइप पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हमारे सुनने वाले भी वाकिफ़ हैं। एक मौका कांग्रेस और कांग्रेस टाइप पॉलिटिकल पार्टीज़ को 5-6 डिकेड्स तक 50-60 साल तक मिला
और उन्होंने एक गवर्नेंस देश के सामने रखी, और उस गवर्नेंस से जो अच्छे नतीजे निकले वो भी हमारे सामने हैं, जो उसकी कमियां खामियां हैं वो भी हमारे सामने हैं। और आज वो पॉलिटिक्स जिस हाशिए पे पहुंची हुई है और हर गुजरते दिन तक हम देख रहे हैं जिस तरह से उसमें टूट फूट होती जा रही है, वो भी हमारे सामने है। उसकी जो काउंटर आइडियोलॉजी है, उसका जो काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके जो काउंटर नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, कंसर्न्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आज 12 साल से वो हमारे सामने है। और मैं इस बात को कभी नहीं मानता, और शायद आप भी ना माने और हमारे सुनने वाले भी नहीं माने, कि देश में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से बेस्ट टू दी एबिलिटी डिलीवर करता है, वो करेगा। और सबको मौके मिले हैं, सबने अपने तरीके से डिलीवर किया है। इन 12 सालों में इस बैकग्राउंड के साथ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, हमारी आज की गवर्नेंस को आप कहाँ देखते हैं, और आज के हमारे नेशनल लीडरशिप यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को एज प्राइम मिनिस्टर आप कहाँ देखते हैं? देखिए, देश जो है वो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही चलेगा। मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट टेस्ट ये है कि उसमें जो लोगों के लिए ओथ है, अगर मैं कोई ओथ लेता हूँ, मैं कहाँ तक उस ओथ को मानता हूँ और ले रहा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ओथ को नहीं मानते हैं या वायलेट करते हैं तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम नहीं कर सकते। ये हमारे साथ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। हाँ, अब ओथ जो हमारा है, जैसे जजेस का है, मैं एक मिसाल पे, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऑब्वियसली चाइना से आके तो कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बिगाड़ेगा ना, हमारे अपने लोग बिगाड़ेंगे। तो वहाँ जो है कोर्ट का एक इंटरेस्ट सामने आ जाता है कि आपको हर हाल में ये इंश्योर करना होगा कि ये प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई पार्टी ऐसी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना इटसेल्फ इज़ नॉट ए क्राइम मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई किसी से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उसकी रिजल्ट यही होगा कि उसको उस हिसाब से अमेंडमेंट कीजिए। जब तक वो अमेंडमेंट नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है, तब तक ये ज़रूरी है कि आप जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ही चलें। अब आप अगर बोलते हैं कि सेकुलरिज्म है ही नहीं, इट्स नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली बोल दिया कि इट इज़ द सेकुलरिज्म इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है ना। तो अब जब आप बोल रहे हैं ये, तो आप इम्प्लीमेंट कहाँ से करेंगे जब आप उसको विश्वास ही नहीं कर रहे हैं? आप उस पर बोलते कि नहीं ये गलत है, तो बात खत्म हो जाती है। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, किसके नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लोग बोल रहे हैं। दो चीज़ें हो गई। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मेरा क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक है। जब ये 2014 में सरकार बनी और मोदी जी पार्लियामेंट में दाखिल हुए, तो पूरे राष्ट्र ने ये देखा कि उन्होंने माथा टेका पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर, और जो संबोधन किया पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहला, उसमें संविधान के हवाले से बड़ी स्पष्ट बात रखी कि ये हमारे ग्रंथ है, और ये कहा कि ये पार्लियामेंट हाउस जो है ये हमारा मंदिर है। आपने जो बात रखी उसमें बुनियादी बात जो मैं समझ पाया, डायरेक्ट कोई टिप्पणी करने से आपने परहेज़ किया, और एक मोटी बात आपने ये कही कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग होनी चाहिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्चरिंग होनी चाहिए,
ये एक एस्पेक्ट हो गया। मैं एक और भी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो और कोई भी प्रधानमंत्री हो, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपने एक एस्पेक्ट पर अपनी बात खोल के रखी, क्या कोई एक या दो काम मोदी जी के एज प्राइम मिनिस्टर on the foreign policy front and on the domestic front आप रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे या आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि ये दो काम प्रधानमंत्री जी ने एज प्रधानमंत्री जी इन 12 सालों में अच्छे किए? फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे ये अच्छा हुआ और डोमेस्टिक फ्रंट पे जो है ये दो चीज़ें कम से कम, या एक चीज़, दो, जो भी आप कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर अपना है, ये अच्छा हुआ है। ये तो नहीं माना जा सकता कि कोई शख्स जो कि 3 स्टेट बाहर, जिसको अवाम चुन रहे हों, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आ रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके देश का प्रधानमंत्री है, किसी के बनाने से तो नहीं बना है, तो उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, करोड़ों लोग उसके मानने वाले हैं, है ना, तो उसमें सारे अवगुण हों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें कुछ तो गुण होंगे। तो अगर एक शख्स उनको पसंद नहीं करता है या उनकी अपोजिशन में है, कुछ तो उनमें अच्छा होगा। इन दो फ्रंट पर क्या कहना चाहेंगे आप? फॉरेन पॉलिसी में पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ, फिर डोमेस्टिक पे आएंगे। फॉरेन पॉलिसी में क्या अच्छा है, क्या उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर, क्या उनके इनिशिएटिव्स को कैसे कह सकते हैं? जब इन्होंने स्टार्ट किया था जी, तो मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छे ढंग से स्टार्ट हुआ था। लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि नवाज शरीफ को क्यों बुलाया, नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ ये मेच्योरिटी दिखाई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया वो टेकिंग सेरेमनी में। ये एक अच्छी चीज़ थी, शुरुआत थी। इससे ये है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले घर में तो स्ट्रेंथ लाना ही होगा ना, तभी तो आप बाहर जाएंगे, और उसके बाद बाहर का। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था जो मेरे समझ में जो आया, लेकिन बाद में किस वजह से और क्यों वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जैसे मोदी जी, रिस्पॉन्स नहीं मिली ना उधर से, हो सकता है। तो मुझे आपसे बात करने में ये पॉइंट मिलता है कि नेबरहुड की जो हमारी पॉलिसी है, और गवर्नमेंट ऑफ द डे इस बात को कहती भी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी को, ये पॉलिसी अच्छी है और इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। दैट्स द फॉरेन पॉलिसी पार्ट। डोमेस्टिक फ्रंट पर आपको क्या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी हुई है? उन्होंने स्लोगन जो दिया ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, दैट इज़ व्हाट ही हैज़ टू फॉलो। अगर वो ये करने में सक्षम होते हैं, सक्षम तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। जैसे आपने बोला ना, ऐसे तो आदमी नहीं आ जाएगा, लेकिन इस परसेप्शन में वो आए हैं तो उनकी फॉलोइंग तो है ही। अगर आप वीक प्राइम मिनिस्टर हों तो दूसरी बात है, मोदी जी इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। मैं अगर आपकी बात को इस तरह से कहूँ, जैसे आपने अपनी बातों में ये रिकग्नाइज़ किया कि मोदी जी इज़ ए वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर and he is very decisive. He is capable of taking any action in the larger interest of. आपको याद होगा जब मैंने ये जिक्र किया तो मैंने ये कहा था आपसे कि काउंटर नैरेटिव, काउंटर आइडियोलॉजी, काउंटर पॉलिटिक्स, काउंटर प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ द डे का जो अपना एजेंडा है, टू अग्री विद दैट एजेंडा और टू डिसएग्री, that is everybody's prerogative. That's not the question we are discussing. गवर्नमेंट ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू आवर ओन एजेंडा एंड अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रायोरिटीज वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड वी आर डिलीवरिंग मैक्सिमम। मैं इसी पर इस ब्रॉडकास्ट को लगभग ख़त्म करूँगा 2-4 जुमलों के साथ। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे आप? आपने अपना व्यू तो दे दिया, मैं
दूसरी तरफ से आपके व्यू ले रहा हूँ कि इन सब्सटेंस क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। क्या पूछना चाहते मैं हैं? इन सब्सटेंस ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, या यूँ कहिए द रूलिंग पार्टी ऑफ द डे, द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डे claims that what we are doing, Doing the best. we are doing the best and we are strictly following the agenda. So we are not deviating or distracting from our agenda. I also said, as far as the agenda part is concerned, to agree with the agenda or to disagree with the agenda, that's your prerogative. So my question is कि जो ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हम तो अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, हम तो जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं, हम तो एक गरीब आदमी जिसकी जेब में 10 रुपये भी नहीं है उसके लिए 5 लाख रुपए उसकी जेब में डाल रहे हैं उसके इलाज के लिए, हम लोगों को छत दे रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें की जा सकती हैं। आप उस तरफ से जब चीज़ों को देखेंगे, एक तो आपने अपनी तरफ से देखा, उस तरफ से देखकर मैं आपकी बात जानना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ जो मैं, अगर मेरे बस में होता तो मैं जो ये फ्री राशन है ना और फ्री बीज जितने भी हैं ये सब स्टॉप करता, क्योंकि ये हो रहा है क्योंकि आप पावर में हैं। अब आप लोगों को ल्योर कर सकते हैं, यू कैन इंड्यूस देम, विच फॉर द ऑपोजिशन इज ए ग्रेट डिसएडवांटेज, ही डजंट हैव द पर्सन, उसके पास तो नहीं है ना, वो आपके, ये तो हो ही नहीं तक का कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको एक बैलेंस और हमने कई लेवल प्लेइंग फील्ड। अंसारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमने कई इलेक्शंस में जो पोजीशन पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन फ्रे में गई हैं तो उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स किए पब्लिक को। नहीं, लेकिन जो सरकार में आता है और वो बोलता है उसकी फिर दूसरा होता है। वो तो आपको आज सरकार बोले एक बात और आज ओपोजिशन बोले दोनों में बहुत फर्क होता है। सरकार आफ्टर ऑल सरकार है। चलिए अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमने ये कोशिश की कि आपसे जो आपके अपने असेसमेंट्स हैं, आपके परसेप्शंस हैं, आपके जो अपने व्यूज़ हैं, आपकी जो अपनी एनालिसिस है आज के हालात को लेकर, डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर, जिसमें हमने कम्युनिटी पर भी बात की, कंट्री पे भी बात की, नेशनल पॉलिटिक्स पर भी हमने बात की, फॉरेन पॉलिसी की तरफ भी हमने टच किया, नेबरहुड पॉलिसी की तरफ भी हम गए, और आपका जो अपना पर्सनल व्यू है अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, अबाउट द लीडरशिप ऑफ द डे, वो आपने बड़ी ईमानदारी से उसको रखा है। और उससे एग्री करना या उससे डिसएग्री करना ये हमारे सुनने वालों पर है। मेरी कोशिश ये होती है कि समाज की जो सच्चाई है वो समाज के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से मैं सामने लेकर आऊँ, ताकि वन साइडेड व्यू न बने, बल्कि जो मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं उन सबको सामने लाया जाए और उसका एक एग्रीगेशन निकलना चाहिए, क्योंकि एक एग्रीगेट व्यू इज़ ऑलवेज ए नेशनलिस्ट व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।